तो बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये जो डाल्टन वैज्ञानिक था बच्चों, इसने परमाणु के बारे में बताया, और ये जो उसने बताया था परमाणु का सिद्धांत, वह उन्हीं दो नियमों पर आधारित था जो हमने अभी किए हैं। एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। तो मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट समझा देती हूँ। उसका जो पहला पॉइंट था वह क्या था कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। तो ये पॉइंट तो मैंने अभी आपको बताया ही है कि परमाणु की परिभाषा में कि कोई भी द्रव्य हमारे चारों तरफ है वह परमाणुओं से बना है। तो यही यहां लिखा है कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। तो ये पॉइंट हमने कर ही लिया है। उसके बाद उसने कहा कि परमाणु जो है वो किसी भी पदार्थ का अविभाज्य और सूक्ष्मतम कण है। क्या बताया उसने बेटे? जो परमाणु के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं। अविभाज्य का मतलब होता है जिसको विभाजित ना किया जा सके, यानी उसके टुकड़े ना किए जा सके, उसको बोलते हैं अविभाज्य। जैसे हम किसी चीज को तोड़ेंगे तो उसके छोटे छोटे हमें टुकड़े मिलते रहेंगे, लेकिन लास्ट में ऐसा होगा कि वह और आगे टूटना बंद हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे कि वह अविभाज्य है, मतलब उसे और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। तो उसने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, यानी उसके और ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो वह अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। तो सूक्ष्मतम का मतलब सबसे छोटा, अविभाज्य का मतलब जिसके और ज्यादा टुकड़े ना किए जा सके। फिर उसने ये भी बोला कि जो परमाणु है वह न तो सृजित किया जा सकता है किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, न उसका विनाश किया जा सकता है। मतलब सृजन का मतलब क्या होता है बच्चों? पैदा करना, और विनाश का मतलब उसको खत्म करना। यानी कि परमाणु जो होते हैं ना तो उसको सृजन किया जा सकता है ना उसका विनाश किया जा सकता है। मतलब कोई भी पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बना है, लेकिन परमाणु ना तो पैदा होता है ना कभी नष्ट होता है, वो हमेशा वैसा ही का वैसा ही रहता है। फिर उसने क्या कहा तीसरे पॉइंट में? उसने कहा कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और गुणधर्म समान होते हैं। कि जैसे मान लीजिए लोहा है, तो लोहे के परमाणु जो होंगे, सारे परमाणु, जितने भी लोहे के परमाणु होंगे, उसने कहा सारे परमाणु एक जैसे हैं। उसने कहा कि इन सबके रासायनिक गुणधर्म भी एक जैसे होंगे और इन सबके परमाणु द्रव्यमान भी सेम होंगे। तो क्या कहा उसने? उनके परमाणु द्रव्यमान और क्या दूसरी चीज क्या बोली मैंने? रासायनिक गुणधर्म कैसे होंगे बच्चों? समान होंगे। ये दोनों एक समान होंगे। मतलब एक तत्व अगर कोई भी हम ले लें, उसके सारे परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म एक समान होंगे। और उसने ये भी कहा कि अगर अलग अलग तत्व हैं, मान लीजिए कि एक लोहा है और एक चांदी है, तो उसने कहा कि अगर अलग अलग तत्व, जैसे यहाँ पे लोहा और चांदी मैंने लिया, तो उनके परमाणु द्रव्यमान भी अलग होंगे और उनके रासायनिक गुणधर्म भी अलग होंगे। मान लो ये लोहे के परमाणु हैं और ये चांदी के परमाणु हैं, तो इनमें कोई भी समानता नहीं होगी, बिल्कुल भी। ना तो इनके परमाणु द्रव्यमान एक समान होंगे और ना इनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होंगे। दोनों जो होंगे वो बिल्कुल ही दोनों अलग अलग होंगे। तो इस तरह से ये उसने कहा। तो 5वें नंबर पर उसने क्या कहा कि कोई भी जो तत्व होते हैं वो जब आपस में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं बच्चे, जैसे तत्व है मान लीजिए, वो आपस में जुड़ेंगे, एक तत्व दूसरा तत्व, ए तत्व और बी तत्व, ये जब आपस में जुड़ेंगे तो ये हमेशा कैसे जुड़ेंगे बच्चे? ये पूर्ण संख्या के अनुपात में। किसमें जुड़ेंगे? ये पूर्ण संख्या के अनुपात में ये जुड़ेंगे। मतलब आपस में ऐसे नहीं कि कितने मर्जी जुड़ जाएं, इनकी जो अनुपात है वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए। जैसे जल का मैंने उदाहरण दिया, तो इसमें जो इनकी संख्या का अनुपात था वो 2 और 1 का था। मान लीजिए आपने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जरूर सुना होगा, हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस साथ में छोड़ते हैं, तो यह कार्बन और ऑक्सीजन के जो तत्व हैं उनकी अनुपात जो है उनके परमाणुओं का वो 1 और 2 का है। तो इस तरह से उसने ये कहा कि कोई भी यौगिक जब बनता है तो उसमें जो विभिन्न तत्व आपस में जुड़ते हैं उनका जो संख्या का अनुपात होता है वह क्या होता है? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की विवेचना कीजिए। मैंने आपको सारे पॉइंट समझा दिए हैं, आशा करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। ये जो उसने परमाणु सिद्धांत दिए थे मैंने आपको समझा तो दिए। तो मैं क्या करूंगी, जो बुक का स्क्रीनशॉट है वो साथ में संलग्न कर दूंगी, आप वहां से इनके पॉइंट्स जो है उनको अच्छे तरीके से लिख लेना। तो बच्चों जो हमने अगला टॉपिक करना है वो है परमाणु द्रव्यमान इकाई किसे कहते हैं और सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो बच्चों इनको पहले मैं आपको समझा देती हूं। तो बच्चों परमाणु द्रव्यमान के बारे में हमने पढ़ना है। तो क्या होता है बच्चों, जैसे हम कोई भी फ्रूट वगैरह हम मार्केट से खरीदने जाते हैं, तो सब्जी वाला क्या करेगा या फ्रूट वाला क्या करेगा, वो एक तुला लेता है जिसको हम तकड़ी बट्टा इस तरह से भी बोलते हैं। उसके पास कुछ न इस तरह से वजन होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है 1 kg, ½ kg, इस तरह से
1/2 किलोग्राम, इस तरह से उसके पास वजन जो होते हैं वो उसके पास होते हैं। वो क्या करता है, एक तरफ तो मान लो हम कोई भी फ्रूट खरीद रहे हैं, एक तरफ तो वो फ्रूट रखता है और उसका वजन करने के लिए दूसरी तरफ वो ये इस तरह के जो वजन होते हैं 1 किलो आधा किलो के, जितना भी हमने फ्रूट खरीदना होता है उस बट्टे को एक तरफ रखता है। तो वो क्या करता है, इस बट्टे की तुलना में हमारे जो फ्रूट है उसका वजन वो करता है। जब दोनों का लेवल इकट्ठा एक सीध में आ जाता है तो वो कहता है कि अगर आधा किलो का उसने वेट इधर रखा है तो वो कहता है कि आधा किलो फ्रूट हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि उसने फ्रूट का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या किया, एक उसने मानक का उपयोग किया। तो ये मानक का उसने उपयोग किया। तो इसी तरह से अब फ्रूट मापने के लिए तो हम इस तरह से जो लोहे के वजन होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें परमाणु का द्रव्यमान निकालना है तो हम क्या करें, क्योंकि हम जानते हैं कि परमाणु बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, तो इनका हम द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। तो इनका द्रव्यमान निकालने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी एक परमाणु के द्रव्यमान को स्टैंडर्ड मानकर, मानक मानकर उसकी तुलना में किसी दूसरे जो परमाणु है उसका द्रव्यमान ज्ञात करना होगा और उसको बोलेंगे सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। अब इसको ज्ञात करने के लिए 1961 में, कब बच्चों, 1961 में कार्बन 12 को मानक माना गया। तो क्या किया, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर बताती हूँ। ये जो तरबूज है इसको मान लिया कि ये कार्बन 12 है और इसके हमने 12 हिस्से कर लिए। तो इसका जो एक हिस्सा, तो ये कार्बन 12 का 12वां हिस्सा है, तो इसको मानक लिया जाए तो इसको बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो इस तरह से मान लो इसका जो परमाणु द्रव्यमान है उसके 1/12वें भाग जो है उसको बोलते हैं मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई किसे कहते हैं, इसको यू से दर्शाते हैं बच्चों। कार्बन 12, जैसे मान लीजिए कि तरबूज है, ये कार्बन 12 है और हमने इसको क्या किया, 12 हिस्सों में काट लिया और 1/ जो इसका 12वां भाग है उसको हम 1 यूनिट बोलेंगे, वो कहलाएगा मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई। अगर अब हमें मान लीजिए कि हमें इन सेब का द्रव्यमान ज्ञात करना है तो हम एक तरफ ये तरबूज रख लेते हैं और एक तरफ ये सेब रख लेते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो है तरबूज, ये इसका जो द्रव्यमान है वो 2 सेबों के द्रव्यमान के बराबर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन सेबों का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कार्बन 12 के 12वें भाग के परमाणु द्रव्यमान जो है उसका 1/2 भाग है, क्योंकि यहाँ पर 2 सेब जो है उनका द्रव्यमान एक तरबूज के बराबर आया है। तो इस प्रकार से हम किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से अगर हमें ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमने अभी कार्बन 12 के 12वें हिस्से को 1 यूनिट मानना है, तो हम एक कार्बन 12 का 12वां हिस्सा जो मैंने एक तरबूज के पीस से शो किया है उसको हम एक तरफ रखेंगे और दूसरी तरफ ऑक्सीजन के परमाणु को रखेंगे। हमें ऑक्सीजन के परमाणु को एक तरफ रखने के बाद हमें यहाँ पर जो ये कार्बन 12 के 12वें हिस्से रखते जाएंगे जब तक कि दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर ना हो जाए। तो हम देखेंगे कि हमें 16 कार्बन 12 के जो 12वां हिस्सा है वो रखने पड़ेंगे, तब जाके वो ऑक्सीजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होगा। इसका मतलब जो है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 के 12वें हिस्सा जो है उसके परमाणु द्रव्यमान के 16 गुणा है, क्योंकि 16 हमें ये हिस्से रखने पड़े। यही मैंने यहाँ पर लिखा भी है। इसी तरह से आप इसको और उदाहरण के साथ भी जोड़कर दिखा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लिखूंगी तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 के 12वें भाग का 1 गुणा है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वह 1 यूनिट है। तो अलग अलग परमाणुओं के जो परमाणु द्रव्यमान है, जैसे कि ऑक्सीजन का 16 यूनिट है, हाइड्रोजन का 1 यूनिट है, सोडियम का 23 यूनिट है। और मैं आपके साथ में एक टेबल से लगन कर दूंगी, वो आपने जरूर नोट करनी है, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं, जो आगे इस पार्ट में मोल का जो हम कॉन्सेप्ट करेंगे आगे जाकर उसमें काम आएंगे। तो बच्चों जो हमारा अगला टॉपिक है वह है अणु किसे कहते हैं। तो बच्चों 2 या 2 से जब अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं रासायनिक बंध से तो अणु का निर्माण होता है। जैसे बच्चों एक H है और ये दूसरा H है, जब ये आपस में जुड़ेंगे और रासायनिक बंध आपस में बनाएंगे तो उससे बोलते हैं अणु। जैसे अगर मान लो मैं कहती हूं कि हमारे पास H है तो ये अकेला है तो यह परमाणु है, लेकिन H2 का मतलब क्या हुआ, 2 परमाणु आपस में मिल गए तो ये बन गया अणु। तो इस तरह से मान लीजिए S है, ये एक परमाणु है, लेकिन अगर S8 का मतलब 8 परमाणु आपस में जुड़ गए तो वो सल्फर का अणु बन गया। तो इस तरह से जब 2 या 2 से ज्यादा परमाणु आपस में मिलते हैं तो उससे वो मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। और वो कैसे आपस में जुड़ते हैं, रासायनिक आबंध के द्वारा। ये रासायनिक आबंध जैसे हमने यहाँ पे दर्शाया है, इस तरह से आपस में मिलकर अणु बनाएंगे। अब बच्चों जो अणु है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं तत्वों के अणु और एक होते हैं यौगिक के अणु। जैसे अब यहाँ पर हाइड्रोजन एक तत्व है और ये H2 है, इसमें दोनों हाइड्रोजन ही है, इसका मतलब ये तत्वों के अणु है जिसमें एक ही तरह के तत्व होते हैं। लेकिन बच्चों अगर 2 या 2 से अधिक जो है तत्वों के
परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं यौगिक के अणु। जब बच्चों 2 या 2 से अधिक अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, फिक्स जो है अनुपात में जुड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं यौगिक के अणु। जैसे मैंने पिछली वीडियो में मैंने एक उदाहरण दिया था, जैसे जल जब बनता है, जल का सूत्र होता है H2O, तो H2O में 2 तरह के तत्व आपको नजर आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो इस तरह से 2 भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं और ये एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। जैसे हमेशा जल कहीं से भी ले लो, इसमें सूत्र H2O ही होता है, जिसे हम निश्चित अनुपात का नियम भी बोलते हैं। तो हमेशा इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो संख्या है उनका अनुपात 2 और 1 का रहता है। ऐसे ही अगर हम CO2 का उदाहरण दें, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो C और O यानी कार्बन और ऑक्सीजन के जो तत्व हैं उनके परमाणु 1 और 2 के अनुपात में जुड़ते हैं। इस प्रकार से जब वो एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं अलग अलग तत्वों के परमाणु, तो उसको बोलते हैं यौगिक के अणु। परमाणु है, इनको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, जैसे 2 परमाणु जुड़ते हैं तो हम उसको द्विपरमाणु बोलते हैं। जैसे एसिड में बहुत सारे परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं तो उसे हम बहुपरमाणु अणु कहते हैं। आर्गन जो है इसमें एक ही परमाणु होता है, वही अणु बनाता है, इसको हम एक परमाणु अणु बोलते हैं। तो इसकी भी मैं टेबल साथ में संलग्न कर दूंगी, आप वो टेबल भी देख लेना और उसे अपनी नोटबुक में लिख के याद कर लेना, जिसमें कि अलग अलग परमाणु जुड़कर अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको आज का मेरा वीडियो आशा करती हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया आज वो समझ आ गया होगा। इसे अपनी नोटबुक में लिख के और इसे याद भी कर लेना, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।